नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बैठक जारी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी दो डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। कहने का मतलब यह है कि बात काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जिनको हम हमेशा कहते हैं पलटू चाचा, वो पलटू चाचा यूं कहें तो एक बारी फिर से पलटी मारने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले तक ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में फिर से कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ सब एक कैविएट लगा रहे थे कि राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलेंगे शेखर जी के पास। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। ये जो आज हो रहा है आप देख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि 7 नवंबर को नीतीश कुमार ने सेक्स का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया था बिहार असेंबली में। और उसके अगले दिन पीएम ने गुणा से उन पर अटैक करते हुए कहा था कि और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग। तो तब ऐसा लगा था कि शायद वुमेन रिजर्वेशन और महिलाओं के सम्मान की एक ऐसी बात है जो पीएम के इतना करीब है और पूरे बीजेपी के कैंपेन का एक धुरी बनने वाला है। तो शायद इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के फिर से कोई इतनी इतनी डेयरिंग नहीं करेगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के पाले में लेकर के आया जाए। फिर ये सब कैसे हो गया सर? नीरज जी, जो भी हो रहा है देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसको ना कांग्रेस सीरियसली ली थी उस समय। उस समय तो वो तब भी बात चली थी, इनको कुछ करना है, ये करना है। लेकिन जो फॉल्ट लाइंस जो बन गए थे इंडियन अलायंस में, इंडिया अलायंस में, जिस फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लोर करने में और एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए थे बीजेपी शुरू से। अब क्या है कि पिछले दो मीटिंग्स में, इंडिया अलायंस के मीटिंग्स में आप देख रहे हैं कि नीतीश जी की नाराजगी बढ़ रही है। अच्छा, नीतीश भाई नेचर बड़े सस्पिशियस है सबके। ये नहीं है कि कल इधर आके वो खुश रहेंगे, वो कहीं भी रहते हैं हमेशा एक प्रकार से, उनकी प्रकृति है, बड़े सस्पिशियस रहते हैं। और बात यहां तक है कि उनके मन में लग रहा था कि उन्होंने काफी कसरत की ऑपोजिशन को इकट्ठे करने में, पटना के मीटिंग के लगातार। और कहीं ना कहीं जब कहते रहे भाई मैं कुछ पद के पीछे नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्शन को लेकर उनकी मन में कई अभिलाषित थी। और जिस बात को लेकर लास्ट में जाके कन्वीनर बने, क्या बने, फिर चेयरमैन अखरगे रहेंगे, ये रहे, तो इसके ये सब चीजों को लेकर उनके अंदर लग रहा था कि भाई कुछ हमें तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं जो समझता हूँ वो बड़ी कारण है कि पार्टी के अंदर उनको लग रहा था कि कुछ लोग मिले हुए हैं लालू प्रसाद जी के साथ, कि पार्टी टूट सकती है। क्योंकि देखिए, जो डेडलाइन था जब पिछले अगस्त 2002 में, यानी 2022 में, जब एक डेडलाइन था कि होली, ये जो अभी जो आने वाली होली है उससे पहले नीतीश जी कुछ पद, मतलब कुछ केंद्र में दायित्व ले लेंगे विपक्ष की तरफ से। और हो सकता है विपक्ष की सारा कैंपेन, सब स्ट्रेटेजी सब करेंगे, और यहाँ पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो जब लग रहा था कि भाई ऑपोजिशन के अंदर भी उतना ये नहीं है भी कोई अभी कन्वीनर करे ना करे। और दूसरा, जो सुनने को आ रहा है कि राहुल जी भी जो सराव मलोशा जो कर रहे थे इनके साथ, लालू के साथ, और लालू स्वयं बड़े इच्छुक नहीं थे कि नीतीश को कुछ कन्वीनर वन्वीर बनना है। उनकी तरफ, लालू की तरफ से ही था भाई कांग्रेस ही ये सारे चीजें करे। तो ये चीजों को लेकर के मेरी पार्टी भी टूट रही है। इसलिए आपने देखा होगा उसने राजीव रंजन ललन सिंह को हटा दिया था जे जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। ये तब उस समय यही बता गया था कि राजीव जो ललन सिंह लालू के साथ मिले हुए हैं और पार्टी को तोड़ने की चक्कर चल रही है। ये तो बात हो गई अभी 2-3 हफ्ते से पहले जब पद से हटाए गए थे। तो कुछ ना कुछ जो जेडीयू के अंदर, पार्टी के अंदर जो हो रहा था, और नीतीश का स्वयं जो अलायंस को लेकर, इसको लेकर जो एक प्रकार से अंदर में उनकी जो इनसिक्योरिटीज है वो सारे जब प्रकट होने लगे, तो कहीं ना कहीं कोई सिग्नल दिया गया या रिसीव किया गया भाई आपको फिर कुछ करना है तो करो। क्योंकि देखिए बीजेपी की इस वक्त यही, जो एक जो ब्रॉड स्ट्रेटेजी यही है कि सरकार वहां बने ना बने की बात नहीं है, भाई दिखाते जाना है कि इंडिया अलायंस में चीजें नहीं बन रही है। वो लोग यूनिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।
उसको जो चीजें दिखा सकती है, जिसको वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उस दिशा में काम ले। लेकिन बीजेपी के अंदर भी काफी नीतीश जी को लेकर बहुत नाराजगी है। बिहार बीजेपी यूनिट बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई नीतीश को फिर वापस ले। बार बार उनको यही था, क्योंकि बीच बीच में भी जब नीतीश बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे, तब भी यही था पार्टी लीडरशिप को, भाई कुछ भी हो इनको मत लीजिए वापस। और बात फिर भी, क्योंकि अभी भी बात यही कह रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह वगैरह जैसे नेता, वो कह रहे हैं भाई क्या गारंटी है ये फिर वापस फिर चले जाएंगे। कुछ कह नहीं सकते इनको। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है धीरज जी, आज के बिहार राजनीति में जात का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर वो नेता के पीछे बड़े जात का अरिथमेटिक लगा हुआ है, वो नेता कुछ भी करे, और लालू हो या नीतीश हो, उनके पीछे जो जाति की समीकरण बैठी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इस साइड के भी और उस साइड के भी। और ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, मतलब यानी नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस पर फोकस करना, और यादव और नॉन ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि देखिए लालू और नीतीश का हाथ मिलाना, ये ओबीसी के अंदर जो यादव जो मेन डोमिनेंट ग्रुप है और जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप्स है, मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उनके एक प्रकार से एक जोट था। वो जोट फिर ये ब्रेक हो रही है कई कारणों से। तो उसको बीजेपी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सवाल है 40 लोकसभा सीट बिहार में, पिछले बार उन्होंने सारे जीते थे एक अलायंस करके। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जैसे नेता, जेपी नड्डा जैसा नेता, जिनका चार्ज है भाई किसी तरह कहाँ हम सीट इकट्ठा करें ताकि हमको एक रिकॉर्ड मैंडेट मिल जाए, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पार्टी को कन्विंस करने के लिए आज बीजेपी की मीटिंग पटना में हो रही है, क्योंकि उनको पार्टी को लग रहा है भाई ऐसा समय में नीतीश का पॉपुलैरिटी डाउन है, नंबर वन। नंबर टू, उसके जेडीयू के अंदर भी कुछ ऐसा है कि किसी समय टूट भी सकता है, क्योंकि अभी भी क्या सुन रहे हैं हम, लेटेस्ट यही सुन रहे हैं, जी एक तरफ जेडीयू को टूटने के लिए स्वयं राजीव रंजन ललन सिंह लगे हुए हैं लालू के साथ मिलकर। दूसरी तरफ ये चल रही है भाई, यहां से भी नीतीश जी कोशिश कर रहे हैं कोई कि कांग्रेस जो 19 मेंबर्स है उसमें वो कोई इधर आ जाए। तो एक प्रकार से हाई ड्रामा चल रही है। और नेक्स्ट 24 आवर्स मैं मानता हूं कुछ ना कुछ इसका ये मिलेगा। लेकिन कल से जो घटनाक्रम रही है जिस प्रकार से, अगर मान लीजिए नीतीश अपना फैसला बदल भी ले, क्योंकि खड़गे जी ने भी कोशिश किया नीतीश से बात करने के लिए, अब खड़गे जी भी बात कर रहे हैं, ममता से भी बात कर रहे हैं, किसी तरह कोर्स करेक्शन किया जाए। और हमने देखा अखिलेश यादव का भी अभी जो प्रेस में इंटरव्यू वगैरह दे रहे, कह रहे हैं कि भाई शायद कई कुछ मतलब नीतीश को जाना नहीं चाहिए, नीतीश को जिस बातों को लेकर नीतीश नाराज हैं उसको एड्रेस करनी चाहिए। और उनकी तरफ से ये थी कि बातें सब फाइनलाइज करने से पहले जो राहुल जी की यात्रा की जो प्लानिंग हो गई थी, जिसे हमें कंसल्ट नहीं किया गया, अखिलेश का भी कहना है कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, ये बात नीतीश भी कह रहे हैं और ममता भी कह रहे हैं। और अखिलेश यादव का कहना है भाई जब हमने एक गठबंधन बना दिया, जो भी कैंपेन होना था लोकसभा के लिए हम सब मिलकर करना था, यात्रा भी करना है तो हमें मिलकर करना था। पहले यात्रा हो गई, रूट हो गई, सब हो गई, अब हमें दावत दिया जा रहा है आ जाओ। और अखिलेश का कहना है कि अभी तक मुझे दावत नहीं मिला है, ममता भी कह रही है हमें दावत नहीं मिला है। तो एक कई गैप्स जो बढ़ गए हैं, जो गैप्स को अभी कांग्रेस एक फायर फाइटिंग कर रही है। आगे मुझे लगता है औरंगजेब ज्यादा इस पर प्रकाश डाल पाएगी। जी शिखर जी, अभी अभी जैसे कि अब सबको मालूम ही है कि अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें दे दी हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यूपी में तो गठबंधन सील हो गया है। लेकिन ठीक उसके 2-3 मिनट पहले ही केसी त्यागी, जेडीयू के बड़े लीडर हैं, उन्होंने अभी अभी बयान दिया है कि नीतीश कुमार का बार बार कांग्रेस ने अपमान किया। पहला चार्ज ये लगाया। दूसरा चार्ज ये लगाया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन, जिसकी शुरुआत उनके हिसाब से उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने किया, पटना मीटिंग के बाद सब कुछ इट वाज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट काइंड ऑफ। और उन सब के बावजूद कांग्रेस ने पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर दिया जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है। उन्होंने बंगाल की भी बात गिनाई, उन्होंने पंजाब और दिल्ली की भी बात गिनाई कि बाकी 3 स्टेट्स में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और उन्होंने ये भी बोला कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। सो ओवरऑल केसी त्यागी ने बोला कि इंडिया गठबंधन एज सच पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है, एक्सेप्ट यूपी, और इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इतना चार्ज लगाने के बाद अब तो मूड बिल्कुल साफ है कि गाड़ी कहाँ जा रही है,
और शायद जैसे आपने ठीक कहा कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। औरंगजेब भाई, आपके पास आते हैं। जिस तरीके के चार्जेस लगे कांग्रेस पे, इनफैक्ट ओपनली अब सब लगाए जाने लगे। केसी त्यागी का कहना, मतलब अभी तक सब बातें ऐसी हो रही थी कि नीतीश अंदर से नाराज है, लेकिन अब तो ये खुल करके सामने आया, खुल के बयान आ गया। इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? नीरज, सबसे बड़ी बात है कि एक तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मतलब जितनी बार वो ये स्विच कर रहे हैं, कभी जो उन्होंने जो एक बार हरियाणा से स्टार्ट हुआ था आया राम गया राम की जो डेफिनेशन है, उसको उन्होंने बिल्कुल अब रीडिफाइन किया उसको भी, कि कितनी बार आप जा सकते हो। उसके बाद भी आप देखिए, लास्ट टाइम जब वो गए तो उसके बाद कहा कि आप मरेंगे, मर के भी नहीं जाएंगे वापस बीजेपी। ठीक है। अभी कुछ दिन मतलब पहले इस भी बोला था। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, अमित शाह का भी बयान आया कि अब इनके लिए दरवाजा बंद है। ठीक है, पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एक आदमी इतनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है कि वो आज यहाँ पे है, क्योंकि इसलिए है, उनका असेसमेंट है कि उनको अगर अब इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो 4-5 सीटें आएंगे। और वो चाहते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी, बीजेपी की पॉपुलैरिटी, राम मंदिर का जो चल रहा है उसके ऊपर सवार होके 15-16 सीटें जीत जाएं इस टाइम, ताकि फिर वो रहे किसी इसमें कि किसी मतलब अगर इन केस बीजेपी को जरूरत पड़े कल को कुछ कुछ खेल करने के लिए, बेसिकली कि अगर फुल मेजोरिटी नहीं आई जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 400, अगर एक्सपेक्ट 400 कर रहे हैं तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तब तो आपके पास ऑलरेडी इतना मैंडेट है कि ऐसे नीतीश कुमार को आप अब अपनी औकात दिखा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरह से बीजेपी लीडरशिप भी उनको कोर्ट कर रही है, लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी इनकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने ब्लेम कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ ये शुरू से ही प्रॉब्लम था, ये आज का तो नहीं है। लास्ट टाइम भी इन्होंने बोला कि कांग्रेस, हम मैं वेट कर रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, नीतीश कुमार को हमेशा एक चीज चाहिए, उनको कोई स्केप गोट चाहिए, कोई बंदा चाहिए, कोई पार्टी चाहिए जिसको वो ब्लेम करे। लास्ट टाइम उनको आरसीपी लगा था कि आरसीपी और अमित शाह मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे, इसलिए मैं चला गया इधर। तो उनका जो है, ये हमेशा यही रहेगा कि दूसरे को ब्लेम करे। देखिए, लास्ट मीटिंग जो हुई थी, जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी खड़गे ने जिसमें तेजस्वी थे, ये खुद थे, नीतीश कुमार, और मनोज झा भी थे, और बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने कहा कि हम आपको कल जो ऑनलाइन मीटिंग है हो रही है उसमें डिक्लेयर करेंगे कन्वीनर। तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे खुद थे, तो इन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, फिर कांग्रेस ने ये बोला था कि ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन है, कि आपके नाम के ऊपर ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन है। तो अगले दिन जब ये हुआ था कि आप नाम तय करेंगे, राहुल गांधी ने लास्ट मिनट बोला कि हमें ममता जी को एक बार बोल के फिर अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तब ये नाराज हो गए कि अगर कल आपने ये डिसाइड किया, अब आप ममता बनर्जी को क्यों ला रहे हो ना इसमें। तो कहीं ना कहीं इनको जो है, इनकी इम्पेशेंट, ये बहुत ही इम्पेशेंट है। और अब इनको लग रहा है कि जो है किसी तरह से सरवाइव करना। देखिए, मैं तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर के मैं चाहता हूं कि वो अपना वॉक द टॉक करे, जो उन्होंने उस टाइम गुना में बोला। देखिए, अदरवाइज आप बार बार कुछ ना कुछ बोलोगे, और आप खुद ही अपना, जैसे उन्होंने अजीत पवार के बारे में बोला, फिर उनको लेके आए। तो कहीं ना कहीं जिस जिस तरह जहां पे आप खड़े हो, और जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, कम से कम आप अपनी जुबान पे ही कायम रहो। क्योंकि अदरवाइज आप भी ऐसे मानो जो कि आप अपॉर्चुनिस्ट हो। आज आपको लगा कि नीतीश कुमार मुझे चाहिए तो मैं इनकी सारी पुरानी गलतियां माफ करूंगा। और बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, आप कांग्रेस को मानिए। कांग्रेस, मैं इस बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल गलत है इसमें। इंडिया अलायंस को अगर टूटने का जो है, टूटेगी, इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस है, उसको पार्टी विद डिफरेंस दिखाना भी पड़ेगा ना। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ऑल आउट अटैक किए उनको उस दिन। देखिए, अश्लील बात कही थी उस दिन हमने, जो हमारा, अगर आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम था, हमने कहा कि ये इंसेन है, मेंटल बैलेंस खो चुके हैं नीतीश कुमार। और उसी दौरान हमने ये भी बात की कि ये वापस भी जा सकते हैं बीजेपी, और यही बीजेपी इनको वापस ले भी सकती है। तो जी। कहीं ना कहीं इतना आप किसी को, मतलब इतना क्या है कि अगर कास्ट, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी इस टाइम बहुत ही
अच्छे जो उनके जिस तरह से लग रहा है माहौल बीजेपी के हक में है, पूरे देश में हक में है, राम मंदिर के बाद और भी ये हुआ है, कंसोलिडेट हो गया है। तो नीतीश कुमार खाली अपनी जो है वो बनाने के लिए कि अब मेरा कुछ पॉलिटिकल वो एग्जिस्टेंस रहे, इसलिए बीजेपी के सवार कंधे पे सवार हो रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी को मुझे नहीं लग रहा कि उतना कोई गेन या लॉस हो जाएगा। इनके उनको ऑलरेडी गेन हो रहा है, क्यों ले रहे हैं इसको, क्या मजबूरी है बीजेपी की? इसका मतलब है कि फिर आप जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो वो आपका कॉन्फिडेंस उतना है नहीं। पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जो है, जिस तरह से वो आते बोलते हैं, लोग उस पर बिल्कुल बहुत जिस तरह से देखते हैं उनको, मुझे लग रहा है वो अपने आप को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इस पे कि पहले आपने अजीत पवार को बोला कि चोर है, महाचोर है, फिर आपने उनको ले लिया और वो अब साफ हो गए। अब आपने नीतीश कुमार के बारे में बोला, कल तो कोई भी हो सकता है फिर, जी। जिसको आपने ये करा दिया कोई भी आपके साथ जो आ जाएगा वो फिर साधु संत हो जाएंगे। ऐसा तो शायद नहीं राहुल होना गांधी, चाहिए। शायद राहुल गांधी भी आ सकते हैं। राहुल गांधी भी आ सकते हैं फिर इस माह कि वो भी फिर संत हो जाएंगे। जी। रॉबर्ट वड्रा कल को अगर डिसाइड करेगा बीजेपी में, अब देखिए कोई, अब मैं कह रहा हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर नीतीश कुमार चौथी बार जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, वो तो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम स्टैंडर्ड मेंटेन करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि कम से कम बीजेपी पार्टी जो भी डिसाइड करे, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को अपने वर्ड्स पे कायम रहे। इतना मेरा बिल्कुल संक्षेप समय ये जी। था। शेखर जी, अभी औरंगजेब भाई ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं कई बार इधर उधर करके। लेकिन क्रेडिबिलिटी खोना और वोटर्स को खोना दोनों शायद अलग अलग बातें हैं। क्रेडिबिलिटी खोने के बाद भी वोटर्स को क्यों नहीं खो रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अ, ऐसा क्या है नीतीश कुमार में या उन सारे कुछ वोटर्स में। अभी आपने डिटेल से बताया कि यादव प्लस नॉन यादव ओबीसी मिलकर के एक बड़ा सेक्शन बनाते हैं जिनके बेसिस पे जीत और हार होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कि मैंने अभी कहा कि क्रेडिबिलिटी खो चुकी है लेकिन वोटर्स नहीं खोए। अब कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि तरस हमें न बीजेपी पे आता है, न नीतीश कुमार पे आता है, न आरजेडी पे आता है, तरस अब बिहार के वोटर्स पे आता है। ये बिल्कुल देखिए, बिहार में तो जाति के आधार पर जो राजनीति चली है, ठीक है, उसमें नेता कुछ भी करे। ये लालू को ले लीजिए, लालू कन्विक्टेड है, हेल्थ ग्राउंड्स में बाहर है, पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है। और दूसरी बात, नीतीश को लेकर भी भाई, जब लास्ट टाइम भी वो आ रहे थे, तब क्यों सब विपक्ष में क्यों उनको स्वीकार किया सबने? तब क्या उनकी क्रेडिबिलिटी हाई थी क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तब भी देखिए, बिल्कुल ठीक बात बात है। देखिए, ये प्रॉब्लम है बीजेपी के जो जाति समीकरण की प्रॉब्लम है। जब नेता कुछ भी करे, उनके जात के वोटर्स उनके पीछे है। जब तक उन वोटर्स के अंदर ये क्रेडिबिलिटी इश्यू ना बनेगी, तब तक ये होते रहेगी। अब बिहार में क्या बिल्कुल। कर दिया है इन्होंने, ये जो कास्ट सर्वे सर्वे कर दिया है, उसके बाद नया आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया है। तब और भी उनकी जो जाति की जो बैकग्राउंड है, उस पर ज्यादा उनको लग रहा है भाई मेरा कम और भी कंट्रोल ज्यादा है। ये केवल प्योरली प्योरली कास्ट अरिथमेटिक पॉलिटिक्स चल रहा है, और कोशिश यही हो रही है। और जो देखिए, अभी भी देखिए, जो कोशिश जो लालू जी कर रहे हैं जेडीयू को तोड़ने में, कौन कौन एमएलए है वो जो वहां से वल्नरेबल है? वही यादव एमएलए वल्नरेबल है। जो यादव जात के मेंबर्स एमएलए हैं जेडीयू में, वो वल्नरेबल है। वैसे ही तब तब ये सारी चीजें लगातार फिर यही दिखाता है कि वो लालू हो या नीतीश हो या जो भी हो, आज भी कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है वोटिंग पैटर्न में। उस वोटिंग पैटर्न को कैसे एक्सप्लॉइट करे, कैसे उसको यूज करे, यही हो रहा है। अच्छा, नीतीश को भी पता है, वो बीजेपी हो या दिस साइड की गठबंधन हो, दोनों उनकी जो जात की जो कमांड है, वो अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग करके जो कर रखे हैं पिछले 20 साल से, उसी का उनका ये यूज भी चल रहा है। वैसे अगर नेता के हिसाब से आप देखें, वो सुशासन से कहाँ आके पहुंच गए। देखिए, जब वो बिल्कुल। लालू जी को इतना विरोध करके, अब क्या उनकी पैटर्न क्या रही है, जब भी उनको लगता है बीजेपी से हटना है, फिर संप्रदायता की बात करते हैं, संप्रदाय राजनीति होता है। जब यहां से हटना है, फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इस तरह करते आए, और करते आए, उनको टॉलरेट भी करते हैं लोग, पब्लिक। और ये इसका मतलब यही है, आज बिहार की जो वास्तविकता जो है, सामाजिक वास्तविकता, उसी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सामाजिक वास्तविकता पे पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये है, अब बीजेपी को भी लग रहा है भाई, बिना
वो जो एमबीसी, ये हमारे लिए कमजोर है, क्योंकि बीजेपी की ज्यादातर जो वोट बेस है वही ठाकुर हैं, भूमियार हैं। और कुछ एमबीसी की भी इनकी कोशिश की है, दलित को भी लेने की कोशिश की है। अब देखिए नीरज जी, अब लास्ट वर्ड नहीं बोला जाएगा बिहार पे, क्योंकि अब दोनों साइड में यहाँ पे 8 सीट की कम पड़ती है, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट। उनको 114 115 आता है, उनको और 8 चाहिए वो मिडिल क्रॉस करने के लिए। उसमें एक एमआईएम के एक एमएलए है, और 4 हैं जो जितेंद्र राम मांझी की पार्टी के, हम पार्टी के। जी अब सुना जा रहा है कि लालू ने जितेंद्र मांझी बेटे को उप मुख्यमंत्री बनने की एक अश्योरेंस दी, अगर आप इधर चले आओ। 4 है वो। जी तो जी अभी, और ये जो इधर उधर उधर इधर, इसके ये भी हो सकता है, इट कैन लीड टू ए सिचुएशन जहां पे विधानसभा चुनाव ना हो जाए। क्योंकि ये जो जिस डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड में 5-10 की फर्क पड़ रहा है, जी इधर और उधर। क्योंकि मेजोरिटी कट ऑफ मार्क है 122। अब बीजेपी प्लस जेडीयू जो कैलकुलेट देखने से वो आता है कि 100 आपको बन जाएगा, से 127 बनेगा। मतलब 3-4 सीट ही ज्यादा है, अगर इसमें कोई वोट ना कर ले। तो पहली बात। दूसरी, स्पीकर इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो स्पीकर हैं वो आरजेडी के स्पीकर हैं और बड़े करीब हैं इनके, लालू के। जी तो स्पीकर की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि जो जो रियल पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। इसकी क्या अल्टीमेटली होगी, लेकिन इस किसको डैमेज करेगा? नीतीश की तो लग रहा है कि भाई, मुझे मेरी वोटर्स मुझे ये सब टॉलरेट करते हैं, और ये लोग क्यों मेरे पीछे भागे इधर या हम्म, उधर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस भी बात कर रही है, हो सकता है कि, क्योंकि अभी नीतीश के बारे में आप जब तक लास्ट तक कह नहीं सकते। आप हमेशा दूसरी चीज देखे होंगे नीरज जी, ये जी जब भी पलट मारते हैं तुरंत के बाद एक स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है। जो पलट मतलब वो गैप भी ज्यादा नहीं होता, मतलब पलट मार दिए सीधा राजभवन और बिल्कुल। शपथ ग्रहण। पिछले 2 दिन में 2 बार जा चुके हैं वो राजभवन। लेकिन सर, एक छोटा सा सवाल जो कि औरंगजेब ने लास्ट में उठाया था अपने स्टेटमेंट में, वो ये था कि इससे फायदा बीजेपी को होगा या नीतीश को होगा, या शायद दोनों को होगा। इसका कुछ आकलन आप बताएं। देखिए, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप चाहते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं हम उसको ले ले। एक कारण यही है कि अगर वही समीकरण 2019 में था हो जाए तो हमारी सीट जितनी पहली बार जीती थी उतना लगभग ला सकते हैं। ये इसीलिए उनको नीतीश पर अट्रैक्शन है, ये है ऊपर। लेकिन पार्टी के अंदर है भाई, ये इसके साथ नहीं जाना है, क्योंकि जो बॉडी केमिस्ट्री है ना वो मैच नहीं कर रही है। जैसे गिरिराज सिंह है, बाकी नेता, कई नेता है जो नहीं चाहते कि ये क्या, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी जो वोट है, उसकी जो एमबीसी वोट है, ईबीसी वोट है, वो वोट आज बीजेपी के पास नहीं है बिहार में। लेकिन सर, ये एक बात तो ये भी है ना कि जो नेता बिहार के लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने नाम लिया गिरिराज सिंह का, ये सब के सब लोग वहां पे एक मजबूत नेतृत्व नहीं दे पाए हैं बीजेपी को। इसी वजह से बीजेपी को बार बार नीतीश के पास जाना पड़ता है। और बिना नीतीश के इनका कुछ भला होता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन इनसे अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आज बोलने के लायक भी नहीं है कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भी ये सेंट्रल लीडरशिप की खा रहे हैं, आगे भी सेंट्रल लीडरशिप की खाएंगे। और खास करके बीजेपी की भी बात की जाए तो उसने भी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की बिहार में कोई एक लीडरशिप तैयार करने की। नहीं, सही कह रहे हैं नीरज जी, ये क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की बेस रही है, लेकिन कोशिश हुई है काफी, जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के अंदर भी हुई है, कि कई उन्होंने पिछली बार से अभी देखेंगे ज्यादातर इन्होंने कुर्मी, पटेल, निषाद, कुशवाहा ऐसे कम्युनिटीज को ये करने लगे। लेकिन देखिए, 2-3 लीडर्स ऐसे हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश से नाराज होकर इंडिया आ चुके हैं, या चिराग पासवान, वो भी पासवान। नीतीश से नाराज होके आए। अगर नीतीश वापस यहाँ आ रहा है तो इनकी हालत क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, सुशील मोदी। अब नीतीश, मैं जो सुनने को रिपोर्ट्स आ रहे हैं पटना से, नीतीश कह रहा है भाई, आई हैव कॉन्फिडेंस ओनली इन सुशील मोदी। सुशील मोदी अभी राज्यसभा मेंबर है। अच्छा, सुशील मोदी और नीतीश की जोड़ी बीजेपी में बाकी लोगों के लिए एलर्जी है, क्योंकि जी सारा वो ब्लेम कर रहे थे कि जो हमारी कोalition, बीजेपी की जो बातें कभी सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि सुशील मोदी वॉज सर्विंग मोर देन नीतीश कुमार। ये सारे चीजें फिर अलाई हो जाएंगे, और मतलब इट इज बैक टू, जैसे कोई टाइम मशीन में आपने समय को पीछे ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। औरंगजेब भाई, जी आवाज आती है आपको? जी जी।
जी, आपसे फिर से वही सवाल। अभी कांग्रेस का वहां पे क्या हालचाल है? बीजेपी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं भूपेश बघेल, और वो तुरंत प्रभारी नहीं, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ऑब्जर्वर। प्रभारी तो मोहन प्रकाश है। जी जी। सो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो वो भी वहां पे। वो भी एक डिजास्टर है। तो जी जनरली देखिए कांग्रेस का, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप देखिए जिस टाइम आपको ये अलायंस स्टिच करना चाहिए, जिस टाइम आपको, तो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो जो कभी कोई जो है ना, मेथड इन मैडनेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि पूरी मैडनेस है। मतलब आप ये देखें कि इस टाइम उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, जो भी ये कह रहे हैं कि चलो ममता बनर्जी नाराज हो रही है, आप पहले वो स्टिच करो अलायंसेस। आप ये देखो कि अगर आपने एक रफ एस्टिमेट बनाया था कि 400 सीटों के आसपास हम जो सारे है ना लड़ेंगे, 100 जो बाकी बचेंगी, 543 143 जो बचेंगी, अगर उसमें कोई ना भी हो तो कोई बात है, लेकिन आपका कोई अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा। देखिए आज नीतीश कुमार ब्लेम तो कर रहा है ना, उनको एक मौका मिला है ना कि कांग्रेस को बोलने के लिए कि भाई आप बिल्कुल इसमें, वो पहले भी बोल चुके थे कि डीले है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का पंजाब यूनिट कह रहा है कि हमें अलायंस नहीं करना है, लेकिन यहाँ ये पीछे पड़े हैं कि हमें अलायंस करना है। आप ममता बनर्जी को एक दिन वो एक, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी डेरेक ओब्रायन को कह रहे हैं ये फॉरेनर है। मतलब आप एक चीज देखिए कि कहीं कोहेसिवनेस नहीं है इसमें। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये न्याय यात्रा छोड़ के राहुल गांधी को पार्टी संभालनी चाहिए, क्योंकि आज भी जैसे शेखर जी ने कहा कि कांग्रेस वल्नरेबल है बिहार में। भाई अगर लालू नीति जेडीयू के एमएलए तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कांग्रेस की तोड़ेंगे। और कांग्रेस जहां हम देख रहे हैं सब जगह वल्नरेबल कांग्रेस ही। तो मैं एक चीज है, एक लैक ऑफ डायरेक्शन है कांग्रेस में, लीडरशिप का। बेचारे देखिए खड़गे जी इसमें जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं है। जो वेणुगोपाल हर डिसीजन ओवरराइड कर रहे हैं उनको, हर डिसीजन में वो अपना उसमें उनका दखल अंदाजी है। इसलिए कहीं ये जो कहना ना कि ये कांग्रेस इज इन डिसअरे, कुछ दिख नहीं रहा है हमें कि क्या वो 2024 का इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं गंभीरता से, या कुछ करना नहीं। कोई ऐसा नहीं है, ये तो वॉक ओवर जैसे दे रहे हैं। आप इस टाइम आपको इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनानी है, इस टाइम आपको, आप न्याय यात्रा तो बाद में कर सकते थे या पहले कर सकते थे। इस टाइम आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है कि कैसे लड़े, कैसे चुनाव ये करें। जो बीजेपी की तरफ से राम मंदिर के बाद क्या चुनौतियां हैं, क्या इशू उठाने हैं चाहिए, किस, कोई जैसे मैंने कहा, लैक ऑफ डायरेक्शन है। जी। और जिस तरह से अलायंसेस नहीं, देखिए अब ये तो बड़ी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने बड़े उसमें जनरोसिटी उन्होंने दिखाई है, 10 11 सीटें जो भी आप कह रहे हैं दे दी है। डिजर्व नहीं करते हैं ये उतना। आप लास्ट टाइम देखे कि बिहार में जब आरजेडी और कांग्रेस का जितने 70 सीटें दी थी कांग्रेस ने, मेजोरिटी, भले ही आपने आज आप ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने हारी हुई सीटें हमें दी, जो हारने वाली सीटें दी, लेकिन आपने भी तो ले ली 70 सीटें। आप भी, आप कहते हैं हमें 40 दो, लेकिन हमें ये 40 दो। ये जो है ना, ये बिल्कुल कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है कांग्रेस में। जी, शेखर जी के जी पास नहीं। वापस एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। शेखर जी, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी दिन बिहार के वोटर्स में एक अवेकनिंग होगी, और वो फिर इनकी नेताओं की चाल समझ करके वो एक सही तरीके से नपा तुला डिसीजन लेकर के वोटिंग करेंगे? नहीं, समय एक दिन तो आएगी जरूर, ये नहीं कह सकता कि वोटर्स मेच्योर नहीं होंगे। लेकिन जो हालत है फिलहाल, जो हालतें हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो जात से ऊपर ऐसे सोच पाएंगी। लेकिन आगे जाके जैसे नए फर्स्ट जनरेशन वोटर्स, क्योंकि ये मैं जरूर मानता हूँ, जितने हमारे फर्स्ट जनरेशन है ना, हमारे यंग जो हैं, वो किसी कास्ट बैकग्राउंड की हो, वो ज्यादा नहीं चाहते कि ये सारा कास्ट चीज को, कास्ट कास्ट कास्ट, ये मैं देख रहा हूँ अक्रॉस कम्युनिटीज, मतलब बिहार में नहीं है अक्रॉस। सर, ये सर नहीं, ये बिहार बिहार में में नहीं नहीं है। है, बिहार में कम है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके, देखिए आगे। बिहार में ये जनरेशन आज भी तेजस्वी यादव जैसे आदमी को चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। नहीं, वही तो है। देखिए क्या है कि उनके सामने उनकी जात की आइडेंटिटी इतनी बड़ी है, उनको नहीं लगता है भाई इनके खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप है,
एक तो लालू स्वयं कन्विक्टेड है। बट क्या हो रहा है नीरज जी, आपके कम्युनिटी आपके साथ है, लेकिन बाकी कम्युनिटीज में, क्योंकि एक समय था लालू को कई कम्युनिटीज एक्सेप्ट कर रहे थे। देखिए, एक सामाजिक नायक है, एक मैसिया माने जाते थे लालू एक समय। तब तो यादव कम्युनिटी के अलावा बाकी कम्युनिटी की भी सपोर्ट थी। लेकिन आज स्थिति आ गई है, अब केवल यादव कम्युनिटी उनके पीछे, वो भी पूरे नहीं है। जैसे जैसे यूपी में ले लीजिए। यूपी में आप ठीक है, ज्यादातर यादव कम्युनिटी अखिलेश के पीछे है, लेकिन सारे यादव समाजवादी के साथ है वो नहीं है, क्योंकि बाकी भी कई यादव नेता बीजेपी में भी है। देखिए, ये कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हमें लगता है कि भाई बिहार हैज अ लॉन्ग वे टू गो। बट आने वाले समय में जो देख रहा हूँ नीरज जी, ये कास्ट आइडेंटिटी उतना बड़ा फैक्टर मतलब बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे चीजें बदलती है, लोगों की शिक्षा बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो फिर सोच बदलने लगता है। फिर उनको लगता है, ये आज भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जितना इंटरेक्शन होता है युवाओं में, वो बड़े मतलब इतने ज्यादा ओवर एम्फेसिस होने से भी उनको नाराजगी होती है, क्योंकि दे बिलोंग टू अ न्यू जनरेशन, जहां लगता है भाई ज्यादा जेंडर की बात करो, कम्युनिटी बात करो, हिंदू मुसलमान बात करो, उनको पसंद नहीं आता है। ठीक है। मैं शेखर आपकी बात को ऐड करता हूँ। बहुत सारे मैंने अब देखा है कि बिहार से खासकर जो काफी लोग हैं, वो अपना सरनेम नहीं देते अब। जैसे मैंने कई देखे हैं, वो कुछ नाम होगा उनको, मनोज कुमार, बस उतना ही रखते हैं। नहीं, औरंगजेब वो जयप्रकाश नारायण के समय से शुरू हुआ। हाँ। जब वो जो पूर्ण संपूर्ण क्रांति के समय जो हुआ था ना, उस समय से भाई जात को हमें ये करना है करके कई लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। जैसे बिल्कुल। नीतीश कुमार ने भी ड्रॉप किया, और लालू प्रसाद ने भी, लालू प्रसाद यादव नहीं रखते, लालू प्रसाद ही रखते हैं। जी। वो एक वो था, एक संपूर्ण क्रांति जब के आह्वान दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, तब से एक ये हुआ भाई जात नाम नहीं रखना है। बट जितने यंग मैं देख रहा हूँ, देखिए एकदम फ्रेश जो है आज कॉलेज में है, 18+, उनमें आप देखिए वो दूसरा दुनिया देख रहे हैं, दुनिया ऑफ बिल्कुल। इंटरनेट, दुनिया ऑफ ये देख रहे हैं। उनको ज्यादा पसंद नहीं होता। भाई इतना ही चाहते हैं भाई हमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी नौकरी की व्यवस्था हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर दे। देखिए, उनकी ज्यादातर चिंता मुझे लगता है अक्रॉस अक्रॉस हो रही है। लेकिन आज की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, और प्रैक्टिकल जो नेता जिस तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है, कुछ ना कुछ होता है। तो बिहार में भी है लॉन्ग वे टू गो, बट डेफिनेटली बिहार नहीं बदलेगा, ये हम कभी कह नहीं सकते। शेखर और जी नीरज, आखिरी। एक चीज खास बात है नीतीश कुमार की, देखिए इस टाइम वो नंबर 3 पार्टी है असेंबली में। ठीक है। देखिए, बीजेपी भी काफी राइज कर चुकी है बिहार में, नंबर 2 पे आए हैं। डोमिनेंट पार्टनर होंगे जहां भी पहले भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे कहीं। ये एक कला है, जी। जो अगर कभी हम राजनीति नहीं में आज चले। नहीं, आज बीजेपी और जेडीयू के बीच यही बड़ा टिकलिश इश्यू पड़ रहा है, कि बिहार बिल्कुल। के बीजेपी वाले कह रहे हैं केंद्र नेतृत्व को, ठीक है करना है तो कम से कम वो मुख्यमंत्री ना रहे, बीजेपी को दे, क्योंकि वो स्मॉल पार्टी है जिसपे नीतीश कुमार अड़ा हुआ है, इसीलिए तो डिले हो रहा है वहां पे। ओके, ओके। सर वो अभी तो आज हमने। की तारीख में, क्योंकि ये गिरिराज वगैरह कह रहे हैं भाई वापस आ रहा है, कुछ तो उनको भी खोना चाहिए। जी। बिल्कुल। लेकिन वो अब इधर आके खोने के लिए थोड़ी आ रहे हो। शेखर जी, एक आखिरी सवाल। जातीय समीकरण जो है वो विधानसभा चुनाव में तो बहुत मायने रखते हैं, ये हम सब जानते हैं, और लोकल फैक्टर्स मायने रखते हैं। जितना बड़ा पीएम मोदी का कद है, या यूं कहें कि कद दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पीएम मोदी के नाम पर हमने कितने सारे ऐसे लोगों को इलेक्शन जीतते हुए देखा है जो शायद अपने सोसाइटी का, पंचायत का इलेक्शन भी ना जीत पाए। ऐसे में खास करके 10 साल के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, राम मंदिर के डिलीवरी की बात हो रही है, और भी कई सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े परफॉर्मेंस हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 370, कि शायद इनको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कास्ट समीकरण को देखने की बिहार में। आज भी अगर बिहार में भी जैसे औरंगजेब कह रहे थे कि ये बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, तो शायद नीतीश को 5 सीट जो इंडिया गठबंधन के साथ मिलने वाला था, अब इनको 13-14 मिल जाएगा। तो फायदा तो अल्टीमेटली नीतीश को होना है, नीतीश के ऐसे लोगों को जीतना है जो जीतने के काबिल नहीं थे। तो ये बीजेपी इतने बड़े कैंपेन के साथ, इतने बड़े चेहरे के साथ नीतीश को फायदा, और मतलब कुछ आपको लग रहा है कि जरूरत है कास्ट स्टिच करने के लिए बीजेपी बिहार में? नहीं,
नीरज जी, इस बार बीजेपी के अंदर जो ये है ना, एक जो इच्छा आई है, भाई रिकॉर्ड मैंडेट लेना है। क्योंकि तीसरा मैंडेट होगा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है भाई, हमारी कोशिश होनी चाहिए वी गेट, वी का मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर पीछे सब रिकॉर्ड तोड़ना है तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही चक्कर है कि भाई केवल सिंपल मेजोरिटी में आना है, उनकी इच्छा नहीं है भाई। वो चाहते हैं भाई पिछले बार अगर 303 मिला था उससे ज्यादा मिलना है इस बार। और खास करके बिहार जैसे स्टेट्स है जहां पे कास्ट इतनी बड़ी फैक्टर है, उनको लग रहा है ठीक है, नीतीश को तो 16 सीट मिलेगा, हमें भी वही 16 सीट फिर मिल जाएगा ना। यही कैलकुलेशन है। तो क्या ये कास्ट फैक्टर कैलकुलेशन था 2019 में भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कास्ट फैक्टर की कारण ही ये जो जो हो रहा है, जिसमें बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया है नीतीश की सिग्नल्स पे, वही कास्ट फैक्टर है। और मेरा यही है कि भाई 40 से हमें कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर गठबंधन, हिंदी गठबंधन इकट्ठे लड़ते बिहार में, तब बीजेपी के लिए मुश्किल होता। बीजेपी को पिछले बार कितना, 17 मिला था, तो उतना 17 नहीं मिलता इनको, तब भी तो उनको 10 भी क्रॉस करना मुश्किल होता। तो मतलब ये है कि इनको ये यकीन नहीं था कि इतने ज्यादा 10 साल के परफॉर्मेंस के बाद और इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस डिलीवर करने के बाद भी बिहार की जनता पीएम मोदी को वोट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए ये श्योर नहीं नहीं। नहीं नीरज, आप दूसरे मैं तो कह रहा हूं जात इतना बड़ा फैक्टर है। अगर जाट में बंटवारा हो जाती है वोट, बीजेपी जो, क्योंकि जो मोदी के नाम पे देंगे वो तो देंगे ही बीजेपी को। वो जितने वो सीट्स विदाउट, ये विदाउट अगर जेडीयू, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इनको तो और ज्यादा चाहिए। दे वांट टू रिपीट द प्रीवियस 19 रिकॉर्ड, जो 40 से 40 पूरा एनडीए को गया। इसलिए उनको एनडीए में वापस लेना है। जी। तो वो देखे, ये मैं पहले कह दिया ना, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस बार मैंडेट सबसे बड़ा मैंडेट हो। कि जो 2014 में जो मिला था उससे ज्यादा 19 में मिला, और 24 में हमें और ज्यादा मिला। इसका मतलब लोग हमें फॉर लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव नहीं चूज कर रहे, पॉजिटिवली हमें चूज कर रहे, ये मैसेज जाना है। जी। इसलिए ये कोशिश है। जी। और, और औरंगजेब उसके भाई, लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लें। वही वही हो रहा है, वही हो रहा है, हाँ बिल्कुल वही हो बिल्कुल। रहा है। औरंगजेब भाई, तो फिर एक काम कीजिए, आप कहीं ना कहीं से कोई कन्विंस कीजिए कि कांग्रेस को भी बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, राहुल गांधी आ जाए, फिर ये 400 क्या शायद 500 सीटें भी आ सकती हैं। देखिए ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है ये बहुत जल्दी होने वाला चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू।